आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिनर रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, हमारा चैप्टर नंबर 7 जी बच्चे। बच्चे आज इंशाल्लाह कर दूंगा। मैं कहता हूं, मैं भूल जाता हूं, मैं आज इंशाल्लाह कर दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अब इधर तवज्जो कीजिएगा। भाई साहब, आपका नाम? हाँ, अब्दुल। बड़ा प्यारा नाम है आपका, बहुत खूबसूरत नाम है। बस अब आपने काम भी खूबसूरत करने हैं इंशाल्लाह। अल्लाह मुझे भी और आपको भी तौफीक दे इंशाल्लाह। बच्चे, हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ी थी, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम। बच्चे, ये इक्वेशन थी कंजम्पशन प्लस सेविंग। डिस्पोजेबल इनकम को वाई, डी डिस्पोजेबल इनकम, कंजम्पशन के लिए सी, सेविंग के लिए एस। अगर मैं पूछूं कंजम्पशन किसके इक्वल है, तो आप कहेंगे डिस्पोजेबल इनकम में से अगर हम सेविंग माइनस कर दें तो हम कहते हैं दैट पोर्शन ऑफ इनकम that spent on goods and services। इस पोर्शन को हम कहते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन के लिए बच्चे हम ये भी वर्ड बोलते हैं कि कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। बाकी डिटेल मॉडल मैं इसका डिस्कस भी करता हूं। अगला कॉन्सेप्ट है बच्चे सेविंग्स। अनस्पेंट पोर्शन ऑफ नेशनल इनकम। ऐसा नेशनल इनकम का पोर्शन जो खर्च हो जाने से रह जाए, ऐसा पोर्शन नेशनल इनकम का जो खर्च हो जाने से रह जाए, उसको हम कहते हैं सेविंग। तो सेविंग की इक्वेशन तो हम ये भी लिख सकते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस कंजम्पशन। जैसे इसकी इक्वेशन हमने बनाई, कंजम्पशन इज इक्वल टू डिस्पोजेबल इनकम माइनस सेविंग्स।
बाकी डिटेल मॉडल मैं जब डिस्कस करूंगा तो सब बातें उसके साथ साथ डिस्कस करता चला जाऊंगा। बच्चे अगेन डिस्पोजेबल इनकम या इनकम, इसको मैं सिर्फ Y से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अपनी सहूलत के लिए। इजाजत है मुझे? कंजम्पशन प्लस सेविंग, कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा बच्चे, अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा से मल्टीप्लाई करूं या इस पूरी इक्वेशन को y से रिप्रेजेंट कर दूं तो y ओवर y, c ओवर y प्लस s ओवर y, तो क्या होगा बच्चे? ये कट जाएगा। ये किसके इक्वल आ गया? 1 के। और इसको हम कहते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इसके लिए बच्चे हम वर्ड बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या नाम है ये? एवरेज प्रोपेंसिटी का मतलब होता है प्रोपोर्शन, परसेंटेज। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह से APS स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। जी बच्चे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होगा टोटल कंजम्पशन ओवर टोटल इनकम। और अगर हम सिंबॉलिकली लिखें तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू कंजम्पशन ओवर इनकम। अगेन इसी तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल सेविंग्स ओवर टोटल इनकम। सिंबॉलिकली फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव इज इक्वल टू सेविंग ओवर इनकम। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं कहूं, लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है 80%, या मैं इसको बोलूं और 0.8, तो इसका मतलब है कि अगर कोई इंसान 100 रुपीज अर्न कर रहा है, आउट ऑफ 100 वो 80 रुपीज कंज्यूम कर रहा है। यही मतलब होगा ना, 80% वो अपनी इनकम का पोर्शन कंजम्पशन। इसी तरह से इकोनॉमी के लिए अगर बात करेंगे तो इकोनॉमी के लिए भी यही बात हो जाएगी कि कंजम्पशन पैटर्न क्या है? 80%। इसी तरह से बच्चे एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, अगर 20% मैं यूज कर रहा हूं या बच्चे 0.2 यूज कर रहे हैं, तो दैट मींस 20% आउट ऑफ इनकम। 100% की अगर इनकम है या 100 रुपीज की इनकम है, आउट ऑफ 100 20% सेव किया जा रहा है। एग्री? तो अब इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा रीफ्रेज करूं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, इन दोनों को सम करें, आंसर किसके इक्वल आता है? 1 के। अगर मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो क्या करूंगा? 1 माइनस एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। 1 में से 0.2 माइनस कर दूं तो 0.8। इसी तरह से अगर मैं फाइंड करना चाह रहा हूं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, तो 1 में से माइनस कर दें एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। 1 में से 0.8 माइनस करें तो आंसर
0.2। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। सब बातें क्लियर? जी बच्चे, इक्वेशन को मैं जरा दोबारा से रिफ्रेश करने लगा हूं। इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? इस पूरी इक्वेशन को मैंने डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वेशन क्या बन गई? डेल्टा वाई डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस। इस पूरी इक्वेशन को मैंने डेल्टा वाई से डिवाइड भी कर दिया। डेल्टा वाई ओवर डेल्टा वाई, डेल्टा सी ओवर डेल्टा वाई प्लस डेल्टा एस ओवर डेल्टा वाई। बच्चे ये कट गया। आंसर क्या बना बच्चे हमारा? 1 इज इक्वल टू, इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और इसको बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बच्चे MPC स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसी तरह से बच्चे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, MPS स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। तो बच्चे फॉर्मूला क्या होगा इसका? जरा तवज्जो से देखिएगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज इक्वल टू चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो ये इसकी डेफिनेशन भी बन गई और ये इसका फॉर्मूला भी है। चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। तो सिंबॉलिकली अगर लिखे तो इस तरह से लिखा जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। इसी तरह से बच्चे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये क्या होगा? चेंज इन सेविंग, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग्स ड्यू टू चेंज इन इनकम। और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है? चेंज इन कंजम्पशन ड्यू टू चेंज इन इनकम। अच्छा बच्चे, इसका मतलब क्या है? अगर किसी की इनकम चेंज हो जाए, बढ़ जाए, तो जो इंक्रीज होने वाली इनकम है उसमें से कितनी कंजम्पशन में चेंज आएगा। पहले अगर कोई पर्सन 1 लाख रुपया कमा रहा है, अगर उसकी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ के 1,20,000 हो जाए, तो जो 20,000 रुपया बढ़ा है उसमें से कितनी कंजम्पशन होगी, वो कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। पहले हम कह रहे थे टोटल इनकम में से कितनी कंजम्पशन, अब हम कह रहे हैं जो इनकम में चेंज आ गया उस चेंज में से कितनी कंजम्पशन में चेंज आया, ये कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो चेंज इन इनकम, जो जितनी भी इनकम चेंज हुई है उस इनकम के चेंज होने की वजह से कंजम्पशन में कितना चेंज आएगा, वो चेंज कहलाएगा मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसी तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द, अब कंज्यूमर भी हो सकता है, वो एक एजेंट्स
पूरे के पूरे एजेंट जितने भी इकोनॉमी के अंदर है, वो सी का कंपोनेंट हो गया, वो आई का कंपोनेंट हो गया, वो जी का कंपोनेंट हो गया। ठीक हो गया? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? सब बातें क्लियर है यहां तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज डिस्कस्ड अर्लियर, ये बात अब जरूरत नहीं है हमें पढ़ने की। हाउस होल्ड की मुख्तलिफ जरूरियात होती हैं। रिगार्डिंग व्हाट दे हैव टू स्पेंड, जिसके लिए उन्हें खर्च करना पड़ता है। किस चीज को खर्च करते हैं वो? अपनी आमदनी को, डिस्पोजेबल इनकम। फ्रैक्शन, इसको फ्रैक्शन भी बोलते हैं, प्रोपोर्शन भी बोलते हैं और परसेंटेज भी बोलते हैं। उतना हिस्सा जो कि डिस्पोजेबल इनकम का उन्होंने खर्च कर डाला ड्यूरेबल या नॉन ड्यूरेबल गुड्स के ऊपर, उसे हम कहते हैं कंजम्पशन। यही बोला ना हमने। कंजम्पशन क्या बोला? द प्रोपोर्शन या परसेंटेज या फ्रैक्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। क्या कहलाएगा? कंजम्पशन। तो बच्चे कंजम्पशन की बात तो हमने सीखी। अब फ्रैक्शन ऑफ डिस्पोजेबल इनकम दैट हाउसहोल्ड स्पेंड ऑन कंज्यूमर गुड इज कॉल्ड कंजम्पशन। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली है जो मैंने हाईलाइट कर दी। ऊपर वाली पैराग्राफ पढ़ लिया, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये लाइन पढ़ लेंगे, बात पूरी मुकम्मल हो जाएगी। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई सवाल, कोई बात पूछनी है, पूछ सकते हो। स्पेंडिंग पैटर्न डिफरेंट इनकम ग्रुप्स का, डिफरेंट सेगमेंट्स का, सोसाइटी का सिमिलर नहीं होता। क्या सोसाइटी के हर ग्रुप का कंजम्पशन पैटर्न सेम है? नहीं, कंजम्पशन पैटर्न सेम नहीं होता। ये बहुत डिफरेंट, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि स्पेंडिंग पैटर्न ऑफ डिफरेंट इनकम ग्रुप्स और डिफरेंट सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी इज नॉट सिमिलर विद वन एंड अदर। ये एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये बात। रादर, बजाय इसके कि पीपल एलोकेट देयर एक्सपेंडिचर्स अमंग डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स, एलोकेट करते हैं डिफरेंट कंज्यूमर गुड्स पे डिफरेंट प्रोपोर्शन के साथ अपनी इनकम को। इवन मोर सो, पुअर फैमिलीज हैव टू स्पेंड लार्ज फ्रैक्शन ऑफ देयर इनकम टू सर्वाइव। सर्वाइव का मतलब है जिंदा रहने के लिए। तो वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे ज्यादातर खर्च करते हैं। ठीक हो गया? एज कंपेयर टू हाई इनकम फैमिलीज, वो किस पे ज्यादातर खर्च करते हैं? वो ज्यादातर खर्च करते हैं कंफर्ट्स। वो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे तो खर्च करते ही करते हैं, कंफर्ट्स पे भी खर्च करते हैं, एंड लग्जरी गुड्स पे। बच्चे बताइएगा, ये बात समझा पाया हूं मैं आप लोगों को? अभी तक जो बातें हमने पढ़ी हैं, हमने कहा वो परसेंटेज या फ्रैक्शन या प्रोपोर्शन इनकम का जो गुड्स एंड सर्विसेज के कंजम्पशन पे खर्च कर दिया जाए उसे कंजम्पशन बोलते हैं। इकोनॉमी की डिफरेंट सोसाइटीज हैं, उन सोसाइटीज का कंजम्पशन पैटर्न सेम नहीं होता। गरीब गुरबा लोग जिंदा रहने के लिए या सस्टेंसिनेंस, या हम कहते हैं फूड आइटम्स, या हम कहते हैं वो आइटम्स जो उनके जिंदा रहने के लिए जरूरी हैं, जिसे हम बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ बोलते हैं, उन पे खर्च करते हैं ज्यादा। जबकि अमीर इंसान ज्यादातर खर्च करता है कंफर्ट्स के ऊपर और लग्जरी आइटम्स के ऊपर। कंजम्पशन का फंक्शन, बच्चे एमसीक्यूज के पर्सपेक्टिव से ये बात इंपॉर्टेंट है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ सोसाइटी इंक्रीज एज इनकम ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीज। क्या ये बात समझ में आती है? सिंपल सी बात, अगर आमदनी बढ़ेगी, आमदनी के बढ़ने की वजह से कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी।
ये लाइन या इतना हिस्सा कट कर दीजिएगा, जरूरी इतनी है। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो बात है ना, हम मॉडल पढ़ेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। कहता है हमें बात तो पढ़ने से ये पता चलती है कि लेवल ऑफ कंजम्पशन गेट्स स्लोअर अलोंग विद इंक्रीज इन हाउस होल्ड डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर कोई पर्सन 100 रुपीज अर्न कर रहा है, उस 100 में से वो 80 रुपए अगर खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, उसकी बुनियादी जरूरत जिंदगी पूरी हो रही है। मेरी असम्पशन है कि इस इंसान की बुनियादी जरूरत जिंदगी पूरी हो रही है। अब अगर इसकी आमदनी 100 से बढ़ के 200 हो जाए, टोटल कितनी हो गई? 200। आमदनी बढ़ी, लेकिन जितनी इनकम उसकी बढ़ी, उस इनकम में से भी वो 80 रुपीज अब नहीं खर्च कर रहा, बल्कि वो 40 रुपए खर्च कर रहा। अब क्या मतलब हुआ कि जितनी आमदनी उसकी बढ़ी है, जितने परसेंट उसकी आमदनी बढ़ी है, उतने परसेंट जरूरी नहीं है उसके खर्चे भी बढ़े। ये बात समझ में आ गई है? तो हो सकता है ये खर्चे तो बढ़ने ही बढ़ने हैं, ये तो थ्योरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है जितने परसेंट इनकम बढ़ी है खर्चे भी, बल्कि उससे कम रेट से खर्चे बढ़ते। लेकिन जरूरी चीज ये है कि उसकी बुनियादी जरूरत, एक गरीब इंसान है जिसकी बुनियादी जरूरत है, जिंदगी पूरी नहीं हो रही, अगर उसकी आमदनी बढ़ेगी वो तो सारे का सारे खर्च कर देगा। लेकिन जिसकी जरूरत है, जिंदगी पूरी हो रही है, अगर उसकी आमदनी बढ़ेगी तो वो कंजम्पशन बढ़ाएगा, लेकिन वो कंजम्पशन सेम पैटर्न से नहीं बढ़ाएगा जिस पैटर्न से उसकी इनकम बढ़ी। ये बात अब पढ़ते हैं। लेवल ऑफ कंजम्पशन गेट्स स्लोअर, क्या हुआ? उसका रेट कम होगा along with increase in household disposable as compared to disposable income की बनस्पत। ठीक हो गया जी बच्चे? ये अभी हम थ्योरी से, कंजम्पशन मॉडल से भी ये बात सीखेंगे। अच्छा बच्चे, इस बात को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? कंजम्पशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनकम के। कंजम्पशन बढ़ेगी किसके बढ़ने की वजह से? अच्छा, सेविंग बढ़ेगी किसके बढ़ने की वजह से? तो दोनों किसके प्रोपोर्शन से हुए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंजम्पशन इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनडायरेक्टली? डायरेक्टली, कि अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगी। अच्छा, और अगर इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ या इनडायरेक्ट? ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे? यहां तक चल जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, जी बच्चे, अभी अभी इसी की तरफ मैं आने वाला हूं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मॉडल पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है कंजम्पशन मॉडल, या इसको कहते हैं केन्जियन कंजम्पशन मॉडल। इसे कंजम्पशन मॉडल भी बोलते हैं और इसको केन्जियन कंजम्पशन मॉडल भी बोलते हैं। इसके मुताबिक कंजम्पशन फंक्शन है, किसका फंक्शन है? इनकम का। क्या मतलब हुआ? कंजम्पशन किस पे डिपेंड करता? शाबाश। तो इनकम कौन सा वेरिएबल हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और कंजम्पशन किस पे डिपेंड कर रही है? इनकम पे। तो ये कौन सा वेरिएबल हो गया? डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। तो कंजम्पशन किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। तो कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का।
कंजम्पशन किसका फंक्शन है? इनकम का। तो कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, कंजम्पशन इज अ फंक्शन ऑफ इनकम। अच्छा जी बच्चे, कंजम्पशन कितनी तरह की होती है? बिल्कुल ठीक हो गया, 2 तरह की। फर्स्ट वन बच्चे ऑटोनोमस। फर्स्ट वन कंजम्पशन कौन सी कंजम्पशन है? ऑटोनोमस। फर्स्ट वन ऑटोनोमस कंजम्पशन। और सेकंड वन है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन ऐसी कंजम्पशन जो कि इंडिपेंडेंट टू इनकम लेवल है। इंडिपेंडेंट टू इनकम लेवल, जो इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करती। ऐसी कौन सी कंजम्पशन हो सकती है जो इनकम लेवल पर डिपेंड नहीं करती? शाबाश, एक्सीलेंट। बुनियादी जरूरियात जिंदगी, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। अच्छा बच्चे, इसके केस में एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस रियल नेशनल इनकम और बच्चे कंजम्पशन। ये कंजम्पशन कहलाती है ऑटोनोमस कंजम्पशन, और ऑटोनोमस कंजम्पशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सी नॉट से। ऑटोनोमस कंजम्पशन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? सी नॉट। इंडिपेंडेंट टू इनकम लेवल, ये इनकम लेवल पे डिपेंड नहीं करती। इंड्यूस कंजम्पशन ऑन द अदर हैंड किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड ऑन इनकम लेवल। अच्छा, ये कंजम्पशन कैसे है? अगर इनकम लेवल बढ़े तो कंजम्पशन भी, अच्छा अगर इनकम लेवल कम होगा तो ये कंजम्पशन भी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसका फॉर्मूला होता है इंड्यूस कंजम्पशन का। इज इक्वल टू स्मॉल सी कैपिटल वाई, स्मॉल सी कैपिटल वाई। स्मॉल सी को कहते हैं स्लोप ऑफ कंजम्पशन, और इसकी स्लोप होती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के इक्वल होती है। सी को क्या बोलते हैं? ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन। स्लोप ऑफ कंजम्पशन
किसके इक्वल होगी? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के। और ये तो आपको पता है इनकम है। तो कंजम्पशन मॉडल पूरे का पूरा मॉडल किसके इक्वल हुआ? इसकी इक्वेशन बनी C इज इक्वल टू C नॉट प्लस C स्मॉल कैपिटल Y। ये कौन सी कंजम्पशन हुई? ऑटोनोमस। और ये कौन सी कंजम्पशन हुई? इंड्यूस। तो इसका मतलब कंजम्पशन किसके इक्वल है? ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। कंजम्पशन किसके इक्वल है? ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। एक्स एक्सिस origin point, y axis के along consumption, x axis के along real national income। ये बच्चे कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। अब जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे कंजम्पशन भी बढ़ती चली जा रही है। ये ऊपर मैं थोड़ा सा साइज रिड्यूस कर देता हूं, आपको ये प्रॉपर नजर आ जाएगा। ठीक हो गया जी बच्चे? चलें जी, अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करेगा इंशाअल्लाह। अभी जितना पढ़ लिया उसको उसकी रीडिंग कर लें, फिर उसके बाद मैं टेबल भी बनाऊंगा, डायग्राम भी बनाऊंगा, ठीक है? इसको कंबाइन भी कर दूंगा, साथ साथ पढ़ते रहेंगे, चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी। बच्चे C स्टैंड्स फॉर कंजम्पशन, C नॉट रिप्रेजेंट करता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अच्छा बच्चे इधर तवज्जो कीजिएगा। ऑटोनोमस कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड ऑन कंज्यूमर्स इनकम, ये कंज्यूमर की इनकम पे डिपेंड। CY रिप्रेजेंट इंड्यूस कंजम्पशन, एंडोजीनियस फैक्टर्स है ये जो डायरेक्टली डिपेंड करता है कंज्यूमर्स इनकम। अब ये MCQs के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। एक्सोजीनियस फैक्टर्स, एंडोजीनियस फैक्टर्स, ठीक है जी, डिपेंड ऑन इनकम। मॉडल के फंक्शन को एंडोजीनियस, जो मॉडल से, जैसे मैंने बोला बेसिक नेसेसिटीज, क्योंकि ये डिपेंड ही नहीं करता। ऑटोनोमस कंजम्पशन तो डिपेंड नहीं करती इनकम पे, तो इसका मतलब एक्सोजीनियस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो इस वजह से। अच्छा बच्चे, स्मॉल c किसको रिप्रेजेंट करता है? हाँ, ये स्लोप है और किसके इक्वल है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये स्लोप ऑफ कंजम्पशन फंक्शन है और ये है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये सब बातें क्लियर हो गई? यही पढ़ी थी हमने जी बच्चे। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कम से कम अमाउंट है कंजम्पशन की, मिनिमम लेवल, वो कम से कम अखराजात है, ये कम से कम अखराजात। वन डिस्पोज ऑफ, जो खर्च करेगा, जो एक इंसान कम अज कम खर्च करेगा रिगार्डलेस ऑफ हिज इनकम, इस बात से कतई नजर कि उसकी आमदनी कितनी है, ज्यादा है या कम। क्यों? क्योंकि ये क्या होंगी? बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। याद आ गई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? देखें,
स्पेंडिंग ऑन ऑल बेसिक नीड्स, खर्च करना तमाम बुनियादी जरूरियात पे, जैसे फूड पे, क्लॉथिंग पे, हेल्थ केयर पे, आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, बिल्कुल ठीक हो गया, ये हाईलाइट कर लीजिएगा, दीज आर द एग्जाम्पल्स। अगर किसी की इनकम जीरो है तो उसको ये पैसे सेविंग जो उसने पहले से सेव किए हुए उसमें से खर्च करनी है या उधार लेके खर्च करना है, ये कॉन्सेप्ट मैं भी समझाता हूं, ये बात याद रखनी। अगर किसी की इनकम जीरो है, इनकम ही नहीं है, तो उसने जो पहले से सेविंग की हुई है उसमें से खर्च करेगा या उधार लेके खर्च करेगा। ऑन द अदर हैंड, इंड्यूस कंजम्पशन किसे कहते हैं? प्रोपोर्शन ऑफ कंजम्पशन विच डायरेक्टली डिपेंड, किस पर डिपेंड करती है? इनकम के ऊपर। शाबाश, कोई मुश्किल बात तो नहीं अभी तक। एग्जाम्पल, हाउस होल्ड इंक्रीज, देयर स्पेंडिंग ऑल्सो इंक्रीज ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज होगी, ठीक होगा जी। और वो खर्च किस पे करेगा? कंफर्ट्स पे, और बात क्लियर हो गई ना, कंफर्ट्स और लग्जरी। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला और उसका इसकी डेफिनेशन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। बात क्लियर है जी। और इसके ऑपोजिट मार्जिनल एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। तो ये फॉर्मूला आपके सामने। अच्छा बच्चे, एक बात ऐड कर लें, वो याद रहे, भूले ना, क्योंकि एमसीक्यूज आ जाता है उस पे। एमसीक्यूज है, मैं इस वजह से लिख रहा हूं रेड कलर में। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1 होगा। एवरेज के केस में नहीं है ये सिर्फ किसके केस में अप्लाई होना है? मार्जिनल के केस में। तो मार्जिनल के केस में ये बात याद रखनी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आंसर ग्रेटर देन 0 होगा बट लेस देन 1। इसी तरह से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 0 होगा। आपने इसको कंसीडर करना है, दरमियान वाली वैल्यू को, उससे इसको कंपेयर करना है, उसका सिंपल ग्रेटर देन करना है। ठीक हो गया। जी बच्चे, यहां तक बात क्लियर है? केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ अब मैं बाद में पढ़ दूं आप लोगों के साथ, पहले मॉडल एक दफा पूरा मुकम्मल कर ले। ठीक हो गया। इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे y से, बच्चे ऑटोनोमस कंजम्पशन, C0, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो कि स्लोप है। इसके बाद बच्चे इंड्यूस कंजम्पशन, इसके बाद बच्चे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इससे पहले मैं सेविंग कैलकुलेट कर देता हूं। सेविंग्स
मैंने मॉडल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया है। टोटल कंजम्पशन लेंगे, फिर सेविंग्स, देन बचे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। बच्चे फॉर्मूला में देखिएगा, अगर इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं इनकम के लिए, मैं सिर्फ कैलकुलेशन समझाने के लिए इसको बोल रहा हूं ए, ऑटोनोमस कंजम्पशन है बी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो गया सी, तो मैं क्या कर दूंगा, सी को मल्टीप्लाई करूंगा ए से, जो आंसर आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, डी। कंजम्पशन बचे टोटल कंजम्पशन है, अब टोटल कंजम्पशन किसके इक्वल होगी, बी प्लस करेंगे डी के साथ और ये बन जाएगा टोटल ई। सेविंग के लिए बच्चे हमने फॉर्मूला क्या यूज करना है, बेसिकली फॉर्मूला तो हमारा ये है ना कि सेविंग इज इक्वल टू इनकम माइनस कर दें इसमें से कंजम्पशन को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिंबॉलिकली सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि अगर मैं बोलूं सेविंग को मुझे कैलकुलेट करना है किस में से, ए माइनस करूंगा इसमें से कंजम्पशन को और ये मेरे पास सेविंग कैलकुलेट हो जाएगी। अब मैंने डिवाइड करना है, डिवीजन कैसे करूंगा बच्चे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फॉर्मूला होता है सी ओवर वाई, ये फॉर्मूला एक्चुअल, लेकिन यहां पे मुझे क्या करना है, कंजम्पशन है मेरे पास ई, इसको मैं डिवाइड करूंगा ए के साथ, और इसी तरह से एवरेज प्रोपेंसिटी टू का सेव का फॉर्मूला सेविंग ओवर इनकम, इसमें मैं बच्चे क्या करूंगा, सेविंग किसके इक्वल है, एफ के, और इसको डिवाइड कर दूंगा ए के साथ कैलकुलेशन के। तो पहले जरा सिंपल मेरे साथ कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेशन भी करनी है आपने। अच्छा बच्चे अब इधर तवज्जो से देखिए, ये सिर्फ सहूलत के लिए लिखा है, इसको इग्नोर कर दें अगर नहीं समझ में आती, कैलकुलेशन समझनी है। 0 10 20 30 40 50 60 70 एंड लास्ट पे 80, मैंने 80 तक कैलकुलेशन करनी है मुझे, ठीक हो गया। अब जरा तवज्जो से बच्चे, ऑटोनोमस कंजम्पशन में कहता हूं वो 10 ही है और वो चेंज नहीं होगी, ऑटोनोमस कंजम्पशन तो यही रहेगी, वो तो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ में 10 10 और ये है 10। अब आप मुझे बताएं कि इस पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हम अजम्पशन ले लेते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 75%, या तो बोलेंगे या हम इसे कहेंगे 0.75, या क्या बोलेंगे 0.75, कोई एक बात, जैसे 0.75 ये यही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, 0.75 0.75 यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे, सब चीजें समझ में आ गई। 0.75 और ये है 0.75, यहां तक हो गई बात। अब इंड्यूस कंजम्पशन बच्चे, इनकम जीरो को 75% या 0.75 से मल्टीप्लाई करें, आंसर किसके इक्वल आएगा। अब कंजम्पशन टोटल कैलकुलेट करता हूं, 10 + 0 टोटल कंजम्पशन कितनी होगी। अब सेविंग बताएं, 0 में से माइनस करें 10, आंसर क्या आया। हमने कहा था कि अगर आपकी इनकम 0 हो और आपको ऑटोनोमस कंजम्पशन उधार लेके करनी पड़ेगी, तो माइनस का साइन हमें क्या बता रहा है, उधार लिया हुआ है, हमारी इनकम नहीं है, लेकिन हमने बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पे तो अखराजात करने ही करने, तो ये पैसे कहां से हम गेन करेंगे। अगर या तो हमारे पास सेविंग पड़ी हुई है उसको कंज्यूम करते हैं, नहीं तो उधार लेना पड़ेगा। तो बच्चे यहां पे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव की कैलकुलेशन नहीं होगी। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड कैलकुलेशन देखिएगा
अच्छा, अब मैं कहता हूं इंड्यूस कंजम्पशन बताएं। 10 आमदनी है, ये है ना इनकम। 10 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आया? 7.5। 10 प्लस 7.5 17.5, यही फिगर बन रही है ना। अच्छा, सेविंग बताएं। 10 में से 17.5 माइनस करें, -7.5। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जरा कैलकुलेट करना है। कंजम्पशन टोटल कितनी है? 17.5। डिवाइड करें इसको 10 से, क्या आंसर आएगा? 1.75। अच्छा, सेविंग क्या है? -7.5, इसको 10 से डिवाइड कर दें, यह आंसर आएगा -0.75। अब आप मुझे बताएं, अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो मेरा आंसर 1 के इक्वल नहीं आता? और ये हमने प्रूव किया हुआ है, एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 होता है। बात क्लियर हो गई जी बच्चे? नेक्स्ट स्टेप मुकम्मल करते हैं बच्चे। 20 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें, 15 प्लस 10 25 टोटल कंजम्पशन। अच्छा बच्चे, अगर मैं सेविंग कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, 20 में से 25 माइनस कर दें, -5। अब बच्चे कंजम्पशन है 25 की, 25 को डिवाइड करें इनकम के साथ 20 के साथ, आंसर क्या आता है? 1.25। अच्छा, -5 है हमारी सेविंग का आंसर, इसको डिवाइड करें 20 के साथ, -0.25। अच्छा, इन दोनों को सम करके देखें, क्या आंसर 1 नहीं बन रहा? तो हमने तो प्रूव किया हुआ है एपीएस प्लस एपीसी इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा बच्चे, नेक्स्ट अगेन 30 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें, आंसर किसके इक्वल होगा? 22.5। बिल्कुल ठीक हो गया बच्चे। 10 प्लस 22.5 32.5, ये टोटल कंजम्पशन है। अच्छा बच्चे, 32.5 डिवाइडेड बाय 30 माइनस 2.5 आ रहा है ना, -2.5। अब बच्चे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 32.5 डिवाइडेड बाय 30, करो, -2.5 ही आएगा ना बच्चे। 30 में से 32.5 माइनस करना, 1.44 नहीं बनता बच्चे, कम बनती है। 32.5 डिवाइडेड बाय 30, 1.08। अच्छा बच्चे, इसका आंसर होगा -0.08। अब इन दोनों को सम करके देखें तो आंसर किसके इक्वल आ गया? 1 के। अच्छा बच्चे, अब नेक्स्ट कैलकुलेशन अगेन देखें, दोबारा से समझ लें अगर कोई कंफ्यूजन है, ताकि दिक्कत दूर हो जाए। बच्चे, 40 को 0.75 से मल्टीप्लाई करना है, देखिए मैं यहाँ पे करके भी बता देता हूँ। 40 इंटू 0.75 इज इक्वल टू क्या होगा? 30। क्लियर हो गया? अब बच्चे, इस 30 को और जमा करना है 10 को, आंसर किसके इक्वल हो गया? 40 के। अब मुझे एक बात बताएं, 40 हमारी इनकम है, 40 ही हमारी कंजम्पशन है, सेविंग किसके इक्वल हो जाएगी? 40 माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब डिवाइड करना है, डिवाइड ये करना है, 40 को डिवाइड कर दें 40 से, आंसर किसके इक्वल आ गया? अच्छा, अब 0 है सेविंग, डिवाइड करें 40 से, आंसर किसके इक्वल? तो इन दोनों को सम करें तो क्या आंसर 1 नहीं बनता? अब अगेन बच्चे, 50 है, 50 को मल्टीप्लाई करें 0.75 से, 37.5। 37.5 प्लस 10 इज इक्वल टू बच्चे 47.5, ऐसा ही है। अब बच्चे, 47.5 माइनस, सॉरी, इनकम है हमारी 50 में से माइनस करें 47.5, तो सेविंग किसके इक्वल हो गई? 2.5 के। अच्छा बच्चे, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 47.5 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू 0.95। सेविंग है बच्चे 2.5 की, डिवाइड करें इसे 50 से, इज इक्वल टू
0.05 और दोनों को सम करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आ जाएगा? बात समझा पा रहा हूं ना? मुश्किल बातें तो नहीं है? चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन बच्चे, अगर मैं 60 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.75 से तो बच्चे आंसर है 45। तो बच्चे 45 प्लस कर दें इसमें 10, आंसर किसका इक्वल हुआ? 55 का। और बच्चे 60 में से 55 माइनस कर दें, 5 की सेविंग हो जाएगी। तो बच्चे हमें करना क्या है? 55 डिवाइडेड बाय 60 किसके इक्वल आया? 0.92। अच्छा बच्चे, 5 डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 0.09। इन दोनों को सम करेंगे तो आंसर 1 के इक्वल। अगेन बच्चे, 70 इंटू 0.75 इज इक्वल टू, क्या आंसर है बच्चे? 52.5। अच्छा बच्चे, 52.5 प्लस करें बच्चे 10, आंसर किसके इक्वल? 62.5 के। तो बच्चे 62.5 माइनस कर दें, सॉरी 70 माइनस 62.5 इज इक्वल टू 7.5। तो बच्चे अब हम कैलकुलेशन करेंगे। 62.5 डिवाइड करना है 70 से, 0.89 और बच्चे ये होगा 7.5 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल टू 0.11। ये भी आंसर इसके इक्वल आ जाए। सबसे लास्ट पे बच्चे है 80 को 0.75 से मल्टीप्लाई करें 60 और ये बच्चे 60 है तो 60 प्लस करें 10 के साथ तो क्या आंसर आया? 70। तो बच्चे 80 में से 70 माइनस कर दें तो आंसर 10 के इक्वल है। तो बच्चे 70 डिवाइड करें 80 से इज इक्वल टू 0.87 और बच्चे ये आंसर होगा 10 डिवाइडेड बाय 80। तो ये बच्चे किसके इक्वल आ गया? 13 राउंड ऑफ करके बच्चे हमने ले लिया। तो आंसर किसके इक्वल हो गया? 1 के इक्वल। बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आई है? अच्छा बच्चे, अब कुछ बातें जरा गौर से सुनिएगा। बच्चे, जहां पे हमारी इनकम हमारी कंजम्पशन के बराबर हो गई वहां पे हमारी सेविंग 0 है। और जब हमारी, देखे 3 सिचुएशंस है, मैं लिखने लगा हूं। जब हमारी इनकम कम है कंजम्पशन से, हमारी सेविंग नेगेटिव होगी। जब हमारी इनकम कंजम्पशन के बराबर होगी तो हमारी सेविंग 0 होगी। और जब बच्चे इस सिचुएशन में क्या है, इनकम जब कंजम्पशन से ज्यादा होगी तो हमारी सेविंग पॉजिटिव होगी। बात समझा पाए हूं? 3 बातें समझ में आ गई जी बच्चे। हमारी इनकम अगर कंजम्पशन से कम होगी तो सेविंग हमारी नेगेटिव, अगर दोनों बराबर हो जाए तो सेविंग 0, अगर इनकम बढ़ जाए तो सेविंग पॉजिटिव। एक एमसीक्यूज है और अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। मैं जरा इस टेबल को आपके सामने 1 पेज पे शो करवाना चाह रहा हूं, ये आपके सामने। अच्छा बच्चे, मैं कह देता हूं लेट्स सपोज लो इनकम पीपल, ये कौन सी है? लो इनकम। अगर मैं कहूं लो इनकम पीपल, क्या हुआ अमानत साहब? लो इनकम पीपल, इधर तवज्जो कीजिएगा। लो इनकम पीपल, उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई होगी या लो होगी? हाई होगी। याद रखना है, लो इनकम पीपल की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई है। और बच्चे हाई इनकम पीपल की, जिनकी आमदनी ज्यादा होती है, उनकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगी? लो, क्योंकि वो कुछ ज्यादा से ज्यादा सेव कर रहे होते हैं। तो ये याद रखना है। गरीब इंसान के पास सेविंग तो कुछ नहीं होती, उसकी एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कम होती है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज्यादा, क्योंकि वो जितना कमाता है सारा ही खर्च कर देता है।
और गरीब इंसान के लिए मुश्किलात है। अमीर इंसान जितना कमाता है उससे कम खर्च करता है और बाकी सेव कर लेता है। तो गरीब इंसान की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हाई और अमीर इंसान की एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम लो। ऑपोजिट, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव गरीब इंसान की लो और अमीर इंसान की हाई। ठीक हो गया जी बच्चे। डायग्राम बनाने लगा हूं बच्चे। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट माइनस वाई पॉजिटिव वाई, ये बच्चे कंजम्पशन है। बच्चे अभी सिर्फ मैं इनकम के लिए बना रहा हूं, कब सेविंग के लिए नहीं बना रहा हूं, ये मैंने स्किप कर दिया यहां से। अभी मैं सिर्फ कंजम्पशन के लिए कब बनाऊंगा। ये बच्चे इनकम की लाइन है। इनकम की लाइन का एंगल 45 का एंगल होता है बच्चे। और बच्चे एक्स एक्सिस के अलोंग रियल नेशनल इनकम। जी बच्चे ये कंजम्पशन का कर्व है, ऑटोनोमस कंजम्पशन C नॉट प्लस C Y। अच्छा बच्चे अब इधर तवज्जो कर लीजिएगा, ये पॉइंट देखिए। सबसे पहला, जब कंजम्पशन हमारी इनकम से ज्यादा है सेविंग नेगेटिव होगी। जब कंजम्पशन और इनकम बराबर हो सेविंग जीरो होगी। और जब इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन हो तो सेविंग पॉजिटिव होगी। टेस्ट बन गया, कॉपीज भी करवा दी, क्लास के बाद ले लीजिए। 10 मिनट बोल देगा, 10 मिनट के बाद मैं नमाज के लिए चला जाऊँगा। नमाज के लिए चला जाऊँगा 10 मिनट के बाद। 10 मिनट के बाद ये, अब ये मॉडल पूरा कर लें, फिर उसके बाद फिर टेस्ट के बाद दोबारा क्लास शुरू हो जाएगी। जी बच्चे मैंने आप लोगों को अभी ये समझा दिया हुआ है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का आंसर ग्रेटर देन 0 होता है और लेस देन 1। और ये टेबल और ये डायग्राम, ये देखिएगा, ये डायग्राम में भी ये याद रखिएगा, ये इंटरसेप्ट है। अगर कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो तो सेविंग नेगेटिव, अगर इनकम कंजम्पशन के बराबर हो तो सेविंग 0, और अगर बच्चे इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन हो तो सेविंग पॉजिटिव।